हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहल फार्मेसी एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्यूट इन्फ्लामेशन के वास्कुलर इवेंट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, इन्फ्लामेशन बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। इन्फ्लामेशन दो टाइप के होते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट इन्फ्लामेशन जो कि बहुत कम समय के लिए बॉडी में प्रेजेंट होता है और एक्यूट इन्फ्लामेशन के बाद बॉडी में हीलिंग हो जाती है, जबकि क्रोनिक इन्फ्लामेशन बॉडी में लंबे समय तक प्रेजेंट रहता है। ये एक्यूट इन्फ्लामेशन में दो तरह की इवेंट साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होती है। एक है वास्कुलर इवेंट, सेकंड है सेल्यूलर इवेंट। जो वास्कुलर इवेंट है उसमें भी दो तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है हीमोडाइनेमिक चेंजेस, तो इसका मतलब होता है रिलेटेड टू ब्लड फ्लो। तो एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, जहाँ पे भी इंजरी हुई है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, वहाँ पे जो माइक्रो वेसल्स है, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स, उसमें किस तरह से ब्लड फ्लो में चेंजेस होंगे उसे कहेंगे हीमोडाइनेमिक चेंजेस। एंड सेकंड इवेंट है अल्टर्ड वास्कुलर परमिएबिलिटी। तो जो ब्लड वेसल्स है उसकी परमिएबिलिटी में क्या चेंजेस होते हैं। तो इस वीडियो में हम वास्कुलर इवेंट को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एक्यूट इन्फ्लामेशन। सो इट इज अ रैपिड होस्ट रिस्पॉन्स that serve to deliver leukocyte and plasma protein such as antibody to the site of infection or tissue injury. एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या है? ये एक रैपिड, तुरंत ही दिखने वाला प्रोटेक्टिव होस्ट रिस्पॉन्स है, जिसका मेन फंक्शन है ल्यूकोसाइट और प्लाज्मा प्रोटीन्स को इन्फेक्शन, इंजरी या तो इन्फ्लामेटरी साइट तक पहुंचाना। ये शॉर्ट ड्यूरेशन तक प्रेजेंट रहेगा बॉडी में, जनरली लेस देन 2 वीक। इट रिजोल्व क्विकली, एक्यूट इन्फ्लामेशन तुरंत ही रिजोल्व हो जाता है और उसके बाद हीलिंग हो जाती है बॉडी में। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन का मेन काम है कि एट द साइट ऑफ इंजरी ल्यूकोसाइट और बाकी प्लाज्मा प्रोटीन को पहुंचाना, जिसमें दो तरह के इवेंट हो गए, वास्कुलर एंड सेल्यूलर इवेंट। उससे पहले हम देखें कि कौन कौन से ऐसे स्टिम्यूली है जो कि एक्यूट इन्फ्लामेशन कर सकते हैं। तो ये स्टिम्यूली के एग्जाम्पल है इन्फेक्टिव एजेंट, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस एंड देयर टॉक्सिन्स, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, physical agent that are heat, cold, radiation and etc. Chemical agent like organic and inorganic poison and foreign bodies. तो ये सारे स्टिम्यूल है जो कि एक्यूट इन्फ्लामेशन कर सकते हैं। एक्यूट इन्फ्लामेशन में दो तरह की इवेंट साइमल्टेनियसली होती है, जो कि है वास्कुलर इवेंट एंड सेल्यूलर इवेंट। हम देखेंगे डिटेल में वास्कुलर इवेंट के बारे में। सो व्हाट इज वास्कुलर इवेंट इन एक्यूट इन्फ्लामेशन? इट इज द अल्टरेशन इन द माइक्रोवास्कुलचर including arterioles, capillaries and venule is the earliest response to the tissue injury. जब भी कहीं टिश्यू में इंजरी है तो उसके सामने जो तुरंत ही माइक्रोवास्कुलचर, दैट इज आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज और वेन्यूल्स में जो भी रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे, जो भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसे कहेंगे वास्कुलर इवेंट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। मतलब कि यहाँ पे लोकल साइट जहाँ पे इंजरी है, वहाँ पे आर्टेरियल्स, कैपिलरीज और वेन्यूल्स में कौन कौन सी इवेंट होती हैं। ये चेंजेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हीमोडाइनेमिक चेंजेस, दैट इज चेंज रिलेटेड टू ब्लड फ्लो, एंड सेकंड चेंज इन द वास्कुलर परमिएबिलिटी। तो ये जितने भी आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स है, उसकी परमिएबिलिटी में क्या चेंजेस होंगे। पहले हम हीमोडाइनेमिक चेंजेस के बारे में बात करें
तो हीमोडायनेमिक चेंजेस का मतलब होता है कि लोकल साइट पे जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ के लोकल एरिया में ब्लड फ्लो में क्या चेंजेस होंगे। तो टोटल 5 तरह से हीमोडायनेमिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहला है ट्रांजिएंट वासोकंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स। यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं आर्टेरियोल्स में। क्या हो रहा है चेंजेस में? वासोकंस्ट्रिक्शन मतलब कि ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। और ट्रांजिएंट मतलब कि बहुत ही कम समय के लिए। ये एक इमीडिएट वास्कुलर रिस्पॉन्स है। किसी भी तरह की इंजरी हो तो वो इंजरी के सामने लोकल एरिया पे जो आर्टेरियोल्स है उसमें बहुत ही कम समय के लिए ट्रांजिएंट टाइम के लिए वासो कंस्ट्रिक्शन होगा, उसमें कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। अगर माइल्ड इंजरी है तो ये कंस्ट्रिक्शन ओनली 3 to 5 सेकंड्स के लिए होगा। अगर सीवियर इंजरी है तो ये कंस्ट्रिक्शन 5 मिनट तक के लिए भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये आर्टेरियोल्स है जिसमें कि कंस्ट्रिक्शन है। सेकंड, ये ट्रांजिएंट वासो कंस्ट्रिक्शन के बाद क्या होगा? परसिस्टेंस प्रोग्रेसिव वासो डायलेटेशन। क्या चेंजेस हो रहे हैं? तो वासो डायलेटेशन होगा, ब्लड वेसल्स में डायलेटेशन देखने को मिलेगा। परसिस्टेंस मतलब कि लंबे समय तक। जनरली इट अफेक्ट द आर्टेरियोल्स, मेनली आर्टेरियोल्स में दिखेगा। वेन्यूल्स और कैपिलरीज में ये बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ये रिस्पॉन्स है जो इंजरी के हाफ एन आवर के बाद या तो हाफ एन आवर के विद इन देखने को मिलेंगे। वासोडाइलेशन की वजह से क्या होगा? वहाँ का लोकल एरिया का ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स में डायलेटेशन है, वहाँ पे अभी ज़्यादा डायामीटर प्रेजेंट है कि उसमें से ब्लड फ्लो हो सके। तो जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा वहाँ उतना ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो लोकल एरिया है जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे वासोडाइलेशन की वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल है रेडनेस एंड वार्म के लिए। तो हमने देखा है कि इन्फ्लेमेशन के कार्डिनल साइंस में एक है रेडनेस एंड सेकंड है हीट। लोकल एरिया पे रेडनेस भी दिखने को मिलती है और वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। उसका रीज़न क्या है? कि ये वासोडाइलेटेशन की वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम की वजह से रेडनेस और हीट देखने को मिलेगी। थर्ड चेंज है लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में। तो हमने सेकंड चेंजेस में देखा कि प्रोग्रेसिव वासोडाइलेटेशन हो रहा है। ये वासोडाइलेटेशन की वजह से वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम एनहांस हो रहा है और ब्लड वॉल्यूम एनहांस होने की वजह से लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हमें देखने को मिलेगा ट्रांसड्यूशन ऑफ द फ्लूइड, मतलब कि ब्लड में से जो प्लेन प्लाज्मा है, फ्लूइड है, वो ब्लड वेसल्स को छोड़ के एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में आ जाएंगे। ये ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है, पर जैसे ही यहाँ का लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, प्लेन प्लाज्मा है, फ्लूइड है, वो धीरे धीरे करके एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में मूव कर देगा, जिसकी वजह से देखने को मिलेगी स्वेलिंग, जो भी एक्यूट इन्फ्लामेशन का एक कार्डिनल साइन है। तो थर्ड चेंज है एलिवेशन इन द लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फोर्थ चेंज है स्लोइंग और स्टेसिस ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन। वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अभी धीरे धीरे कम हो जाएगा, मतलब कि स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एक तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ट्रांसयूडेशन हो रहा है, फ्लूइड ब्लड वेसल को छोड़ के एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में जा रहा है। फिर ये माइक्रो सर्कुलेशन में स्टेसिस हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है
उसकी वजह से जो ब्लड में रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा बाहर निकल रहा है। तो प्लाज्मा के कंपेयर में रेड ब्लड सेल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो गई। तो ये फोर्थ चेंज है। फिफ्थ चेंज है ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन। ल्यूकोसाइट मतलब कि WBC जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होगा, जो WBC है, ल्यूकोसाइट है, वो धीरे धीरे वास्कुलर एंडोथेलियम की तरफ, मतलब कि इनर मोस्ट लेयर की तरफ, पेरिफेरल पार्ट की तरफ ओरिएंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है, पर ल्यूकोसाइट है वो धीरे धीरे करके एंडोथेलियम की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर वो एंडोथेलियम के साथ स्टिक हो जाएंगे, मूव करेंगे, और जैसे ही उनको दो एंडोथेलियल सेल के बीच में जगह मिली, वहां से वो बाहर निकल के एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में आ जाएंगे। So leukocyte stick to the vascular endothelium, then move and migrate through the gap between the endothelial cell into the extravascular space. And this process is known as the immigration. और ये प्रोसेस जिसमें ल्यूकोसाइट पहले पेरिफेरल मार्जिनेट हो रहा है, फिर वो एंडोथेलियल के साथ स्टिक हो जाएगा, उसके साथ मूव करेगा, और जैसे ही दो एंडोथेलियल सेल के बीच में उसे जगह मिली, वो ब्लड वेसल को छोड़ के एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में आ जाएगा। ये प्रोसेस को कहेंगे हम इमिग्रेशन। तो ये 5 चेंजेस हो गए हीमोडायनेमिक चेंजेस में, जिसमें होगा पहले ट्रांजिएंट वासोकंस्ट्रिक्शन, देन persistent vasodilation, then local hydrostatic pressure elevation, then slowing or stasis of microcirculation, and fifth है leukocytic margination. नेक्स्ट देखते हैं वास्कुलर परमिएबिलिटी में क्या चेंजेस होते हैं। तो जनरली जो हमारी ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल सेल है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही नज़दीकी से टाइटली अटैच्ड होते हैं, पर ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन ये एंडोथेलियल सेल के बीच में गैप बन जाता है, जगह बन जाती है, जिसे कहेंगे अल्टर्ड वास्कुलर permeability. There is an accumulation of edema fluid in the interstitial compartment which comes from the blood plasma by it escape through the endothelial wall of peripheral vascular bed. वास्कुलर परमिएबिलिटी एनहांस होने की वजह से जो फ्लूइड है, प्लाज्मा है, वो ब्लड वेसल को छोड़ के बाहर आ जाएगा इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में, वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, जिससे कि स्वेलिंग या तो एडिमा देखने को मिलेगा। ये जो प्रोसेस है एडेमाटस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने की, उसमें सबसे पहले ट्रांस्यूडेट देखने को मिलेंगे। ये क्या है? द एस्केप ऑफ फ्लूइड is due to the vasodilatation and consequent elevation in hydrostatic pressure. जैसे कि हमने आगे बात की, परसिस्टेंस वासोडाइलेटेशन की वजह से ब्लड वॉल्यूम एनहांस होगा, उसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एनहांस होगा, उसकी वजह से जो प्लेन प्लाज्मा फ्लूइड है वो ब्लड वेसल को छोड़ के बाहर आ रहा है, जिसे कहेंगे ट्रांसड्यूसेट। उसके बाद subsequently the characteristic inflammatory edema exuded appear by increased vascular permeability of microcirculation. सबसे पहले प्लाज्मा फ्लूइड, प्लेन फ्लूइड बाहर आ रहा है, पर उसके बाद ये प्लाज्मा के साथ साथ जो प्रोटीन्स है वो भी बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वास्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई है, एंडोथेलियल सेल के बीच में जगह बन गई है जहां से प्रोटीन एस्केप कर सकते हैं। ये प्रोसेस को कहेंगे एक्सुडेट। तो यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू समझिए, ये नॉर्मल ब्लड फ्लो है,
यहाँ पे ट्रांसयूडेट है, मतलब कि लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एनहांस होने की वजह से जो फ्लूइड है वो बाहर निकल रहा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में, वहाँ पे वो एक्यूमुलेट हो रहा है। पर जब इन्फ्लामेशन है तब एक्सुडेट भी देखने को मिलेगा, मतलब कि फ्लूइड के साथ साथ जो प्रोटीन्स है वो भी बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि दो एंडोथेलियल सेल के बीच में जगह बन गई है, वास्कुलर परमिएबिलिटी एनहांस हो गई है। अभी देखते हैं कि कौन सी ऐसी मैकेनिज्म है जिससे कि वास्कुलर परमिएबिलिटी एनहांस हो रही है। सो देर आर basically 5 mechanisms for the increased vascular permeability. That is contraction of endothelial cell, contraction or mild endothelial damage, direct injury to endothelial cell, leukocyte mediated endothelial injury, and leakiness in neovascularization. neo मतलब कि नई, अभी जो नई ब्लड वेसल्स बन रही है वहाँ वो ऑलरेडी लीकी है। तो ये पांचों पैटर्न को हम डिटेल में समझे। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल। तो यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये एक ब्लड वेसल है, ये इनर मोस्ट लेयर के सेल है एंडोथेलियल सेल, ये एंडोथेलियल सेल है। जब कोई भी इंजरी नहीं है, इंटेक्ट सिचुएशन में ये दोनों एंडोथेलियल सेल एक दूसरे से टाइटली अटैच हैं, इनके बीच में कोई जगह प्रेजेंट नहीं है। पर ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन ये एंडोथेलियल सेल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से दो एंडोथेलियल सेल के बीच में जगह बन जाएगी और वहाँ से जो प्लाज्मा और प्रोटीन्स है वो दोनों एस्केप कर सकते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में, जिसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल फॉर एनहांसिंग द वास्कुलर परमिएबिलिटी। It affects the venules. Endothelial cell develop the temporary gap between the two endothelial cell, resulting in vascular leakiness. Inflammatory mediators which are responsible for this type of contraction are histamine, bradykinin, and others. It occurs immediately after the injury. इंजरी होने के तुरंत ही बाद देखने को मिलेगा, रिवर्सिबल चेंजेस है और बहुत कम समय के लिए होगा, दैट इज फॉर 15 to 30 मिनट। नेक्स्ट मैकेनिज्म है कॉन्ट्रैक्शन और माइल्ड एंडोथेलियल डैमेज। देयर इज अ स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोस्केलेटन ऑफ एंडोथेलियल सेल। यहाँ पे क्या है, जो एंडोथेलियल सेल है उसमें जो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर है वो फिर से रीअरेंज हो रहा है, जिसकी वजह से टेम्पररी दो सेल के बीच में जगह बन रही है और वहाँ से लीकीनेस बढ़ रही है। देयर इज अ रिवर्सिबल रिट्रैक्शन एट इंट्रासेल्यूलर जंक्शन और द माइल्ड फॉर्म ऑफ एंडोथेलियल डैमेज। मेडिएटर रिस्पॉन्सिबल आर interleukin 1 and the tumor necrosis factor. It occurs after the delay of 4 to 6 hours following the injury and lasts for several hours to days. यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, जिससे कि रिवर्सिबल गैप बन रहे हैं दो एंडोथेलियल सेल के बीच में, जो कि रीजन है फॉर एनहांस वास्कुलर परमिएबिलिटी। थर्ड है डायरेक्ट इंजरी टू एंडोथेलियल सेल। अभी कोई इंजरी इतनी सीवियर है कि वो डायरेक्टली एंडोथेलियल सेल को इरिवर्सिबली इंजर्ड कर रही है। तो अगर इरिवर्सिबल इंजरी है तो वहाँ पे सेल डेथ होगी, मतलब कि नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। एंड अपीयरेंस ऑफ फिजिकल गैप, दो एंडोथेलियल के बीच में परमानेंटली गैप प्रेजेंट होगी, जगह बन जाएगी और वहाँ से जो प्लाज्मा एंड प्रोटीन्स है वो बाहर निकल सकते हैं। साथ ही में ये इंजरी के जगह पे थ्रोम्बोसिस भी स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट,
It affect all level of microvasculature, that is it affect arterioles, venules and capillaries. Increased permeability may either appear immediately. अगर स्टिम्युली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग है जो तुरंत ही नेक्रोसिस कर रहा है तो ये परमानेंट डैमेज तुरंत ही देखने को मिलेगा, इमीडिएट आफ्टर इंजरी। और अगर स्टिम्युली ऐसा है कि वो धीरे धीरे करके सेल को परमानेंटली डैमेज कर रहा है तो ये रिस्पॉन्स हमें इंजरी होने के 2 से 12 घंटे को बाद भी देखने को मिल सकता है और फिर वो आवर्स और डेज तक परसिस्टेंस प्रेजेंट रहेगा। तो थर्ड मैकेनिज्म है डायरेक्ट इंजरी टू एंडोथेलियल सेल। फोर्थ मैकेनिज्म है ल्यूकोसाइट मेडिएटेड एंडोथेलियल इंजरी। तो जैसा कि हमने देखा हीमोडायनेमिक चेंजेस में कि ल्यूकोसाइट पेरिफेरली मार्जिनेट कर रहे हैं और एंडोथेलियल सेल के साथ स्टिक हो रहा है। अभी जैसे ही ये ल्यूकोसाइट एंडोथेलियल सेल के साथ स्टिक हो जाएंगे तो वो एक्टिव हो जाएंगे, देयर इज एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। और ये एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइट है जो कि रिलीज करेंगे सम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एंड टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीसीज। ये दोनों एंजाइम्स एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एंडोथेलियल सेल में इंजरी करेंगे और वहाँ की जो वास्कुलर लिकीनेस है, परमिएबिलिटी है, वो भी एनहांस करेंगे। इट अफेक्ट मोस्टली वेन्यूल्स एंड इट इज अ लेट रिस्पॉन्स। फिफ्थ मैकेनिज्म है लिकीनेस इन द नियोवास्कुलराइजेशन। तो जहाँ पे रिपेयर हो रहा है आफ्टर द इंजरी और जहाँ पे नए ट्यूमर्स बन रहे हैं, वहाँ पे जब नई कैपिलरीज बन रही होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, वो ऑलरेडी लीकी होती है, बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं होती, जो भी एक रीज़न है फॉर अल्टर्ड वास्कुलर परमिएबिलिटी का। तो इस तरह से हमने देखा कि एक्यूट इन्फ्लामेशन में 2 तरह के मेन चेंजेस रहेंगे, वास्कुलर एंड सेल्यूलर इवेंट, जिसमें से हमने देखा वास्कुलर इवेंट के बारे में जहाँ पे 2 चेंजेस होते हैं, हीमोडायनेमिक चेंजेस एंड अल्टर्ड वास्कुलर परमिएबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेल्यूलर इवेंट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।